जहरीली हवा और धुएं वाली धुंध का मकर जाल दिल्ली से पटना तक फैल चुका है। राजधानी दिल्ली में हवा के झोंकों ने स्मॉग को थोड़ा कम किया। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण में भारी गिरावट का दावा भी किया, लेकिन सड़कों पर चलने में आंखों में जलन और सांसों की घुटन कम नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तक को फटकार लगानी पड़ी कि ये प्रदूषण लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए बहुत मुश्किल है और वो उनके जिंदा रहने के अधिकार को छीन रहा है। दिल्ली में आज से प्रदूषण से निपटने के लिए और इवन फॉर्मूला भी लागू हो गया, लेकिन इसी को राजनीतिक ड्रामे का मंच भी बना दिया गया। दिवाली बाद दिल्ली का सालाना संकट स्मॉग बनकर आया, जिससे निपटने के लिए ऑड इवन नियम के पहले ही दिन चौराहे चौराहे चाय चाय शुरू हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता विजय गोयल ऑड इवन का नियम तोड़ने अपने घर से निकले और 4,000 रुपए के चालान की पर्ची कटवाकर उन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कोर्ट में पे करेंगे या कैश में कर रहे हैं? कोर्ट में पे करेंगे। सर आपके पास ये केजरीवाल साहब के विज्ञापनों में काम आएगा इसका पैसा, ताकि वो और भी पैसा उसमें फूंक सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कार पूल करके अपने घर से सचिवालय पहुंचे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रदूषण से लड़ने के लिए साइकिल की सवारी शुरू कर दी। अब इतना कुछ करने के बाद भी अगर बीजेपी नेता विजय गोयल केजरीवाल सरकार की मंशा पर सवाल उठाएं तो उसका जवाब तो मिलना ही था। गोयल साहब को जवाब देने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री अशोक गहलोत फूलों का गुलदस्ता लेकर गांधीगिरी करते हुए उनके पास पहुंच गए। 2 हफ्ते का समय है, इसमें आप हमारे साथ दिल्ली वासियों के साथ मिलके जो भी प्रदूषण हम कम कर सकते हैं उसको कम करें। विजय गोयल ऑड इवन को दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का सियासी तमाशा बताकर विरोध कर रहे थे। वो कागज दिखाकर दावा कर रहे थे कि जब केजरीवाल सरकार खुद मान रही है कि 40% प्रदूषण पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से हो रहा है, तो फिर ऑड इवन का ड्रामा क्यों? पराली से लोग कहते हैं 10% प्रदूषण होता है, 40%। चलिए 40 होता है, 60 का क्या होगा? मेरी प्रोटेस्ट सांकेतिक थी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप अपना विज्ञापन पढ़िए, आपने उसमें ये नहीं कहा आपने प्रदूषण कम कर दिया। आपने सुनिए लिखा है उसमें। अरे नहीं लिखा ना, मैं बताऊंगा आपको। आपने उसमें लिखा है 25% प्रदूषण हवा साफ हो गई। ऑड इवन करिए, पर ऐसा नहीं सबको छूट देने के बाद ऑड इवन से फायदा नहीं होगा। ये देखो पिछली बार की रिपोर्ट है, इसमें फायदा नहीं हुआ था, इस बार फायदा होना चाहिए। 15 लाख गाड़ियां अगर दिल्ली की सड़कों पे नहीं आएंगी तो पोल्यूशन तो कम होगा ना। पूरी दिल्ली के लोग चाहते हैं कि ऑड इवन हो। दिल्ली के लोग बढ़ चढ़ के मीडिया में भी बोल रहे हैं कि हम खुश हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अकेले मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जो कुछ कर तो रहे हैं पोल्यूशन के खिलाफ, और वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो विजय गोयल जी दिल्ली के लोगों के खिलाफ क्यों काम करना चाहते हैं? विजय गोयल जी दिल्ली के लोगों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? विजय गोयल जी को भी साथ देना चाहिए। दिल्ली में ऑड इवन पर राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा था, तो सड़कों पर भी जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा जारी था। इवन नंबर के बजाय ऑड नंबर की गाड़ी लेकर निकला ये शख्स चालान के चक्रव्यूह में फंसा तो उसने पुलिस के एक बड़े अफसर की ऑड नंबर वाली गाड़ी घेर ली और जिद पर अड़ गया कि नियम है तो पुलिस अफसर की गाड़ी पर भी लागू करो। ऑड इवन का पता है, सरकारी गाड़ियों का कोई लेटर नहीं है। लेकिन सरकारी गाड़ियों में भी कुछ गाड़ियों को ही छूट है, ज्यादा गाड़ियों को छूट नहीं है, तो इस गाड़ी को छूट नहीं है। नहीं, ये आईजी साहब की गाड़ी है, इसलिए ये साहब को लेने के लिए जा रहे हैं। ऑड इवन सबके लिए लागू है, मेरे लिए लागू है। मैं चालान कटाऊंगा, मगर इसका भी चालान कटेगा जब जाएगा ये, जब इसका चालान कटेगा, वरना मैं इस गाड़ी के आगे से नहीं हटूंगा। दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा। यह ऐलान 13 सितंबर को ही हो चुका था। 12 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया कि इस बार सीएनजी से चलने वाली निजी कारों को भी ऑड इवन से छूट नहीं मिलेगी। फिर भी कई लोग बेख्याली में गाड़ी लेकर निकले और चालान होने के बाद सरकार पर भुनभुनाते झल्लाते नजर आए। बात बताओ, अगर मैं दिल्ली से पास हो रहा हूँ तो क्या उसके लिए मुझे पर्टिकुलरली क्या अलग वो लेनी पड़ेगी गाड़ी? बताइए आप। लेकिन आपको तो पता है पता होता तो इतनी बड़ी गलती करूंगा क्या मैं? कहाँ से अभी गाड़ी इमरजेंसी में लेके आना पड़ रहा है ना, तो अब इमरजेंसी में नहीं लाएंगे क्या गाड़ी को? तो आप बच्चे की बात करें, बच्चा तो अंदर है नहीं। तो अभी एडमिट करवाने डॉक्यूमेंट तो देख लो ना, डॉक्यूमेंट्स तो है ना। तो आपका चालान कट रहा है तो क्या करेंगे मैडम? अब काटेंगे तो काटेंगे। अब बच्चे को तो मरने के लिए नहीं छोड़ सकते ना, बीवी बच्चों को।
हालांकि इतना तो सबको समझ में आ गया है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत धुएं और धूल के जहर वाली हवाओं के चंगुल में फंस चुका है। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे आगरा में ताजमहल स्मॉग में छिप गया है, तो 800 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसे काशी में भी जहरीली हवा धुंध बनकर छाई हुई है। और इस धुंध ने सुप्रीम कोर्ट का पारा भी चढ़ा दिया, जैसे लाखों बेबस लोगों की आवाज सुप्रीम कोर्ट में गूंजी। ये बात किसी की समझ नहीं आ रही कि धान की खेती तो पहले भी होती थी, फिर पराली जलाने और उसके धुएं से दिल्ली का दम घुटने की दिक्कत पिछले 10 साल से ही क्यों पैदा हुई। न्यूज़ 18 ने पड़ताल की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली की दम घोटू हवा और पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण पर सरकारों पर डंडा चलाया। अपनी जिंदगी के लिए किसान दूसरों की जान नहीं ले सकते। किसानों के प्रति हम हमदर्दी नहीं दिखा सकते। प्रदूषण से जिंदा रहने का अधिकार छीना जा रहा है। किसानों को फसल के बचे हिस्से जलाने का अधिकार नहीं। हरियाणा से ज्यादा पंजाब में जल रही है पराली। भयंकर प्रदूषण की शिकार दिल्ली आने से लोग बचें। शहर खाली करवाना संभव नहीं, लेकिन नुकसान जनता का। कई राज्य सरकारें और प्रशासन पूरी तरह नाकाम। हमारे आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। अब जिम्मेदारी तय करने का वक्त आ गया है। पराली जली तो तहसीलदार, ग्राम प्रधान, कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी दोषी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां खुद प्रदूषण पैदा किया जाता है। प्रभावित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश हों। प्रभावित राज्य और दिल्ली सरकारें हरकत में आए। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने से क्या फायदा? हर सर्दी की शुरुआत पंजाब और हरियाणा के लिए खेतों में आग की लपटों और आसमान में काले धुंध से ही होती है। धुआं जो कुछ घंटों में दिल्ली का दम घोटने पहुंच जाता है। दिल्ली में यह संकट 2009 के बाद घना होना शुरू हुआ और इसकी वजह थी पंजाब और हरियाणा की सरकारों का एक फैसला। सरकारों ने धान की बुआई देर से करने का फरमान सुनाया। 2009 में पंजाब भूजल संरक्षण अधिनियम कानून पास हुआ और उसी साल हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही कानून लागू कर दिया। धान की खेती के लिए भूजल यानी ट्यूबवेल के पानी का इस्तेमाल रोकने के लिए आदेश दिया गया। कह दिया गया कि किसान 10 जून से पहले धान की खेती नहीं कर सकते। पंजाब और हरियाणा के किसानों को चेतावनी दी गई कि 10 जून से पहले धान की खेती हुई तो उनकी फसल उजाड़ दी जाएगी। साथ ही बिजली का कनेक्शन काटने और किसानों पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसानों का कहना है कि समय समय पर धान की बुआई की तारीख आगे बढ़ाई जाती रही। देर से फसल बोने की वजह से धान की कटाई भी देर से होने लगी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। पंजाब और हरियाणा में 2009 से पहले धान की बुआई अप्रैल महीने में ही हो जाती थी और सितंबर तक फसल तैयार हो जाती थी। सितंबर तक हवा चलती थी, जिससे खेतों में पराली जलाने पर भी धुआं हवा के साथ उड़कर गायब हो जाता था। अब अक्टूबर नवंबर तक धान की फसल तैयार होती है। इस मौसम में हवा की रफ्तार बहुत कम होती है और पराली जलाने पर धुआं उड़ने के बजाय बादलों के नीचे इकट्ठा हो जाता है। ये मतलब सीजनल है एक्चुअली। तो नवंबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर लास्ट वीक दिवाली के बाद जो है वो विंड जो वेस्टर्ली होता है, काम भी होता है और एक ट्रांजिशन होता है जो पोस्ट मानसून से विंटर सीजन जो जाते हैं, प्री विंटर। तो ये नॉर्मली हर साल देखा जाता है इंडो गंगेटिक प्लेन में। मानसून ख़त्म हो गया, हवाएं कम हो गई, जिसकी वजह से पोल्यूशन हवा में बना रह जाता है, जिसकी वजह से पराली जलाने के कारण जो पराली के जलाना केवल 10% एक कारण होता है, वो बढ़कर के 30% प्रदूषण कारण होता है, यानी कि 70% तो और कारण है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण और पराली जलाने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान यही बात ईपीसीए के अध्यक्ष भूरे लाल ने कही। उन्होंने बताया कि धान की बुआई अगर पहले हो तो पराली जलाने से होने वाली समस्या कम हो सकती है। देर से बुआई इसलिए हो रही है क्योंकि धान की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। चूंकि पंजाब और हरियाणा में धान की खेती की वजह से जमीन का पानी का स्तर खतरनाक स्तर पर नीचे चला गया है,
इसलिए सरकारों ने धान की बुआई मानसून आने के बाद करने का फैसला किया। जानकार साफ मानते हैं कि धान की खेती को बढ़ावा देकर ये संकट पैदा करने में भी पंजाब और हरियाणा की सरकारों का ही हाथ है, जबकि वो जानती थी कि धान पंजाब और हरियाणा की प्राकृतिक उपज नहीं है। सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना शुरू किया, केंद्र सरकारों ने, और उस मिनिमम सपोर्ट को देखते हुए अधिकतर किसान गेहूं के अलावा धान भी बोना शुरू कर दिए। अब दिक्कत ये हो गई है कि धान को बोने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है और पंजाब हरियाणा में पानी की कमी है, और जिसकी वजह से पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। लेकिन पंजाब और हरियाणा की सरकारें अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि धान की खेती या देर से धान की बुआई की वजह से उत्तर भारत प्रदूषण के जाल में फंसा हुआ है। अगर वो पराली जलाए नहीं तो आपने केंद्र सरकार ने कहा था कि 200 रुपया क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दे देंगे, किसान ने एग्री कर लिया था। तो अभी तक वेट कर रहे हैं किसान कि भैया कब केंद्र दे देगी 200 रुपया एकड़ के हिसाब से और कब ये हमारा समाधान होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेइंसाफी है और बेईमानी है किसान के साथ। नहीं, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि देखिए, पराली को डिस्पोज ऑफ करने का कोई साइंटिफिक तरीका अभी तक निकल नहीं पाया है। इसके लिए काफ़ी शोध की ज़रूरत है और जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनको इसके लिए शोध करना चाहिए कि उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करे किसान। सरकारें अगर पराली की समस्या को समझना ही नहीं चाहती तो फिर ये उम्मीद करना भी बेमानी है कि वो समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारों को वो लोग भी नजर आते जो किसानों और कुदरत के लिए सिरदर्द बन चुकी पराली को पूंजी बनाकर कारोबार कर रहे हैं। जिस पंजाब में पराली जलाने की तस्वीरें डरावनी आ रही हैं, उसी पंजाब में पराली से कुछ नौजवान अपनी किस्मत चमकाने में जुटे हैं। जिस पराली को संकट मानकर हर कोई अपना पिंड छुड़ाना चाहता है, वही पराली देश के काम भी आ सकती है। धान का ये खेत भी पंजाब का ही है और खेत से मशीन के जरिए निकाली जा रही ये वही पराली है जिसे आग लगाकर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का दम घोंट दिया। पराली की समस्या देखने निकली न्यूज़ 18 की टीम की नजर पंजाब के मानसा से गुजर रही थी जब खेत में पराली का बंडल बना रही इस मशीन पर नजर पड़ी। खेत में जाने पर पता चला कि मानसा के ही दो युवक निक्का और राजू किसानों से पराली मांग रहे हैं और स्ट्रॉ बेलन नाम की इस मशीन से पराली का बंडल बनाकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जहां एक और पंजाब में कई किसान खुलेआम पराली जला रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, तो कुछ समझदार किसान भी हैं जो पराली को जला नहीं रहे बल्कि पराली के दूसरे समाधान ढूंढ रहे हैं। मैं इस वक्त पंजाब के मानसा में मौजूद हूं और यहाँ पर ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसे स्ट्रॉ बेलन मशीन कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए इस मशीन में पराली जो है खेत में उसको ये मशीन अपने आप ही बंडल के तौर पर बना देती है। और आप देखिए यहाँ पे जो ये बंडल है वो पैक है, ये देखिए। मानसा के दोनों युवक मुफ्त में मिली पराली के बंडल ले जाकर गत्ता यानी कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचते हैं। गत्ता बनाने के लिए पराली कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होती है। युवकों को पराली बेचकर फायदा हो रहा है और किसानों को पराली जलाने के पाप से मुक्ति मिल रही है। हमको कुछ नहीं मिलता, ये मशीन वाले की मिलता है, सब कुछ कड़ा मिलता है, हम तो मुफ्त ही चुकाते हैं। तो मशीन वाला आपको कहता है कि आप पराली जलाओ मत, मैं यहाँ से हटा दूंगा सारी। हाँ, आप ही ले जाता है सब कुछ। हमारे पास तो ये गल्ला वाहन रह जाता है, सारी उठा के ले जाते हैं। को या सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि प्रदूषण ना फैले? प्रदूषण करके मिल जाए। फैक्ट्री वाले कुछ पैसा भी देते हैं? माड़ा मोटा देते हैं, ये लेबर खर्चा निकल आता है। हाँ, खर्चा लेकर आता है। तो इस पराली से क्या बनाया जाता है? गत्ता बनाता है, जाड़ के इसको गत्ता बन जाता है। किसानों का कहना है कि सरकार ऐसी मशीनों पर सब्सिडी दे तो पराली की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। पराली काटकर उसका बंडल बनाने वाली स्ट्रॉ बेलन नाम की मशीन की कीमत 16 लाख रुपए। जानकार मानते हैं कि पराली को फैक्ट्रियों और बिजली घरों में बायोफ्यूल यानी कोयले के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बायो इथेनॉल बनाया जा सकता है।
और कुछ नहीं तो मानसा के युवकों की तरह पराली को इकट्ठा करके कार्डबोर्ड और पेपर उद्योग के कच्चे माल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते सरकार किसानों को पराली काटने और ढोने के लिए कुछ पैसे दे और स्ट्रॉ बेलन जैसी मशीनों पर सब्सिडी भी मिले। सब्सिडी उस मात्रा में नहीं दी जा रही जितनी किसानों को ज़रूरत है। किसानों की संख्या ज़्यादा है, सब्सिडी इतनी दी जा रही है, जैसे अगर अकेला किसान खरीदता है वो ऐसी मशीन तो 50% और करीब 2 लाख की मशीन है वो, तो अकेला किसान खरीदता है तो 2 लाख, और अगर ग्रुप एक किसान खरीदता है तो उसमें 80% है। कंट्रोवर्सी में जाना कि अब इसको डेट्स को बदला जाए, ये सब किया जाए, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है जब किसान इतने सालों से कहते आ रहे हैं कि हमें आप 100 रुपये प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा दे दीजिए। वो तो 200 रुपये क्विंटल मांगते हैं, लेकिन अगर उनको 100 रुपये प्रति क्विंटल, विच मीन्स कि रफली अबाउट 3000 रुपया प्रति एकड़ हम किसान को देते हैं एक्स्ट्रा, ये सारा स्टबल मैनेज करने के लिए, तो किसान खुद ही सब मिलकर 200 लाख टन जो स्टबल होता है पंजाब में उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं इस ऑप्शन को देखना चाहिए, और अगर वो पैसा लेने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद अगर नहीं करते हैं तो फिर आप FIR करिए। पराली से निपटने के लिए ऐसे तरीके ढूंढने ही होंगे, वरना पराली जलाने का दुष्चक्र नहीं टूटेगा और फिर दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत भगवान भरोसे ही सांस लेगा। वैसे लग रहा है कि दिल्ली पर ऊपर वाले को शायद तरस आ रहा है। सोमवार को हवा चलने से स्मॉग थोड़ा कम हुआ और मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि अगले 72 घंटों में दिल्ली में बारिश हो सकती है, जिससे हवा में घुला जहरीला धुआं फौरी तौर पर